कभी कभी लगता है आप नहीं भगवान है। 90% चांसेस आप पैसा लूज करोगे, तो ट्रेडिंग से बच के रहना है। सबको दिख रहा था इंडिया खत्म हो जाने वाला था, एक बीमारी आई थी, मार्केट 50% डाउन था, पर ये समय जब आएगा जब मार्केट बॉटम होगा और फिर सब लोग खरीदने लगते हैं, फिर वो अपना शेयर बेचते हैं। और जब आप सोचते हो कि नुकसान नहीं होने देंगे, पैसा तो बन ही जाता है। मेरे बेटों का फ्यूचर वेल्थ इस पे डिसाइड होगा, मंदी आएगी और 5 तेजी आएगी, तब वो लोग कैसा बिहेव करते हैं। सो जो सब खरीदते हैं वो खरीद के फायदा डेफिनेटली नहीं। जिसकी जरूरतें कम है वही सिग्नल है। इंडियन इन्वेस्टर इमोशन पे जा रहा है। अभी इलेक्शन है, सरकार आ जाएगी तो बिजनेसेस बहुत बढ़ेंगे। जब मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग करता था तो लोग आके बोल के जाते थे, ले ले यार मेरी फैक्ट्री। उसको पता है बैंकर कुछ नहीं कर सकता, तो बैंक खत्म कर देगी। आई ऑलवेज से ICICI में 3 आई है, राइट। तो फर्स्ट ICICI का आई है, इंडिया का है। ये कंट्री में ATM नहीं थे, हमने ATM लगाया। 91 के बाद इकोनॉमी खुली, तब से आप काम हम 90s और 2000 अर्ली 2000s में ग्रो हुए थे। आपका आज का ग्रोथ, इट वाज वेरी नाइस टू सी योर ग्रोथ। नमस्कार भारत, 7 लाख करोड़, ये मैं अंबानी जी की नेटवर्थ नहीं बता रहा, किसी छोटे मोटे देश की GDP नहीं बता रहा। ये वो अमाउंट है जो हमारे आज के गेस्ट मैनेज करते। जी हाँ, आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO नीमेश शाह जी से। थैंक यू। अगर इनको मैं कहूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, पायोनियर किए, और बाद में इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट किया। 2014 में इनको बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। 2018 में भी इनको बेस्ट CEO इन असेट मैनेजमेंट अवार्ड मिला था। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए गोल्ड माइन साबित होगा। जो भी काम कर रहे हैं तुरंत उसको छोड़िए और अपना ध्यान और कान लगाइए आज के पॉडकास्ट पे। निमेश जी, वैसे मैंने आपके बारे में ऑडियंस को बहुत कुछ बताया, बहुत सारे लोग आपके बारे में इंडस्ट्री के जानते भी हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए कुछ बताना चाहिए, आपकी जर्नी बचपन से, एजुकेशन, बचपन से मतलब हाँ, बचपन में फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा, एजुकेशन और अब तक की प्रोफेशनल लाइफ। सो आई कम फ्रॉम मैं आता हूँ एक फैमिली से जो मेरे फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो इट वाज अ गिवन, बहुत कंफ्यूजन था कि मैं CA करूँ या मुझे बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक था। सो वेदर मैं सिविल इंजीनियर बनूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, बट अल्टीमेटली द फैमिली वे ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिवेल्ड एंड मैंने CA किया। बॉम्बे से ही हूँ, बॉम्बे में ही पढ़ा लिखाई की थी और बॉम्बे में ही काम कर रहा हूँ। जैसे ही CA हो गया, पहली जॉब मैंने ले ली ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो उसका ओरिजिनल बिजनेस था। तो हम उधर मैंने उधर ज्वाइन किया क्योंकि उधर एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता था मेरे को लाइफ में। तभी हर्षद मेहता का टाइम था 1992। तो मुझे बहुत था स्टॉक मार्केट में इक्विटी रिसर्च, एक नया वर्ड आया था, इक्विटी रिसर्च। सो इक्विटी रिसर्च मुझे करना था। तो इक्विटी रिसर्च की फर्म तभी तो होती नहीं थी, तो बोला कि ICICI का प्रोजेक्ट फाइनेंस ज्वाइन करो, उसमें आप जाके कंपनियां समझोगे व्हेन यू डू अ प्रोजेक्ट फाइनेंस। सो मैंने वो ज्वाइन कर लिया 1993 में। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर। और उसके बाद क्या होता है, एक आई ऑलवेज से ICICI में 3 आई है, राइट। सो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ करियर मेड, आई फील माय करियर गॉट मेड because one of the best thing that happened to me is that I am in a country called India, right? The first ICICI का आई है, इंडिया का आई है। आदमी का ग्रोथ कब होता है मेरे हिसाब से, अगर वो ऐसी कोई संस्था ज्वाइन करे जो बहुत ग्रो होना चाहती है, तो आप तो उसके साथ पार्टिसिपेट करते हो उसके ग्रोथ। तो इंडिया का ग्रोथ, इंडस्ट्री का ग्रोथ और ICICI का ग्रोथ, तीनों ग्रोथ में पार्टिसिपेट होने का मौका मिला। आई एम इंडेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, 31 साल हो गए ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। एंड आई हैव रिडन विद द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन बिगर एंड विद दैट द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो ग्रोइंग। तो आप राइट टाइम पे राइट लोकेशन पे थे। मैं समझ भी, इंडिया भी राइट लोकेशन है, इंडस्ट्री उस समय बढ़ रही थी। 91 के बाद इकोनॉमी अभी भी बढ़ रही है। हम सब मुझे लगता है, वेदर आपकी हिस्ट्री भी देखे, मैं आपकी हिस्ट्री भी देख रहा था, तो योर ग्रोथ इज द न्यू इंडिया ग्रोथ। इट इज सो, मैं इतना खुश हूँ आपको मिलके एक नया इंडिया जो ग्रो हो रहा है, राइट। हम 90s और 2000 अर्ली 2000s में ग्रो हुए थे, आपका आज का ग्रोथ है, राइट। सो इट इज वेरी एक्साइटिंग। मैं ये पॉडकास्ट भी मैंने आपका जब देखा और आपका एक्साइटमेंट देखा और आपका ग्रोथ जर्नी देखा,
उससे मैं ज्यादा प्रभावित हुआ कि मेरे को भी आपके साथ इंटरव्यू करना है. थैंक यू सर, Right? वेरी So it was ऑनर्ड, very वेरी nice ऑनर्ड, to see your growth. वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज सर, आपके मुंह से सुन के अच्छा लग रहा है. अब सर अपन आते हैं, आपकी जर्नी की बात हुई, अपन बात करते हैं आईसीआईसीआई जर्नी की. कि सबसे पहली बात एक जो ये कहते हैं ना कि तो छोटे शहर से आते हैं, जैसे जयपुर से आते हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट देख के हमको पता नहीं पड़ता है कितना अमाउंट है. 7 लाख करोड़, इसमें जीरो कितने आते हैं अभी बैठ के गिनना पड़ेगा. ठीक है, मैं तो गिन के आया हूँ, लेकिन कोई आम आदमी सुनेगा तो उसको गिनना पड़ेगा. तो पॉइंट है कि सर इतना बड़ा जो फंड है, इसको आप संभालते हैं, तो भाई किसी के पास 70 लाख है तो वो टेंशन में आता है कि यार कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करें 70 करोड़ का. इस फंड को आप कैसे मैनेज करते हैं, बिहाइंड द सीन क्या चलता है? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि कंपनीज के बारे में, कि अगर मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँ, पहला सवाल अगर मैं पूछूं कि एक आम आदमी के लिए कि यार म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड आखिर करता क्या है. कि भाई अगर पहली बार मैं सुन रहा हूँ कोई वर्ड, जैसे मैं पॉडकास्ट अपन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि 20-22 साल का बच्चा है, पैसे कमाने लगा है, पहली सैलरी आई है, अब वो कह रहा है कि यार मार्केट बढ़ रहा है, मेरे को इसमें लगाना चाहिए, कैसे लगाऊं? तो किसी ने कहा म्यूचुअल फंड सही है, तो वो पूछना चाह रहा है कि क्या है म्यूचुअल फंड क्या है? और क्यों ये सही है और आप करते क्या हैं? So बहुत सिंपल है. एक होती है कि जब हमारे पास सरप्लस पैसे होते हैं फ्यूचर के लिए, राइट? मेरे पास आज सेविंग है तो मुझे फ्यूचर के लिए सेव करना है. सेविंग तो सब समझते हैं कि बचाना चाहिए पैसे, तो पैसे बचाए हैं. पर अगर महंगाई है, राइट, हर साल हम कीमतों का दाम बढ़ता है, उसको महंगाई जो हमारी है, तो 3 साल के बाद आज आपने 1 लाख रुपया बचाया, आज जो आप 1 लाख रुपए में खरीद सकते हो, 3 और 5 साल के बाद उतना नहीं खरीद पाओगे वो 1 लाख रुपए. वो 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी. तो 1 लाख रुपए अगर आपने ठीक से इन्वेस्ट किया, राइट, अगर आपको उस पर अच्छा रिटर्न मिला तो आप महंगाई को बीट कर पाओगे. आज जो आप खरीद सकते हो 1 लाख में से, 5 साल के बाद अगर आपके पास उसका 2 लाख हो गया है तो आप ज्यादा चीज खरीद सकेगो, राइट? सो मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ. लेट्स नॉट टॉक फिलोसॉफी, लेट्स टॉक एग्जांपल. तो जब से मैं 92 में कमाई शुरू की थी, फर्स्ट डे से आई एम अ पर्सन हु हैज बीन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स. इक्विटी यानी शेयर बाजार में. मैं शेयर बाजार में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ? क्योंकि मुझे सेव करना है और सेव करने के बाद मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है, राइट? तो मुझे एक सैलरीड एम्प्लॉय, अगर हम बोल रहे हैं देश बढ़ रहा है, आज हम सब बोल रहे हैं देश बढ़ रहा है, 7% ग्रोथ है, तो अपना देश है ना 7% से बढ़ रहा है हर साल. 6 to 7% हमारा ग्रोथ है, प्लस 4% महंगाई है, तो 11 से 12% हमारा नॉमिनल ग्रोथ है कंट्री का. तो अगर मैं समझो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में डाल देता था, जब 92 में मैंने कमाई चालू की थी, तो मुझे हर साल 8% मिलता था, 7%, 8% मिलता था कोई भी बैंक से, किधर से भी. पर महंगाई अगर महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई, जो चीज मैं कंज्यूम करता हूँ, राइट, अगर वो ज्यादा बढ़ गई तो मैं तो उतना फायदा नहीं होगा सेव. तो सेविंग का क्या फायदा हुआ अगर आप सेव करके फ्यूचर में उतना भी नहीं खरीद सके जो आज खरीद? तो उससे अच्छा तो बेटर है कि आप स्पेंड कर लो पैसा, राइट? सो मैं वो समझ गया कि अगर ये देश, वी आर वेरी लकी, आई एम सेइंग वी आर अ वेरी लकी पीपल दैट वी आर इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द नॉमिनल ग्रोथ इन द कंट्री इज 11 to 12%, राइट? अगर 11% ग्रोथ है तो मैं क्यों 7-8% पे पैसे लगा दूं? मुझे 11 तो मिलना ही चाहिए ना. पर 11 कौन कमाता है? जो बिजनेस होता है. अगर देश 11% से बढ़ते हैं तो बिजनेसेस इन दिस कंट्री और द कंपनीज इन दिस कंट्री विल ग्रो मोर देन 11%, राइट? दैट इज द बेसिक फिलोसॉफी. सो अगर मैंने सोचा मैं क्यों मैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो मुझे 7-8% फिक्स दे उसमें क्यों नहीं लगाऊं, मैं क्यों उधर लगाऊं जो मुझे ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि ये देश की अर्निंग की क्षमता ज्यादा है, राइट? तो इट इज ऑलवेज बेटर कि मैं ये कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा दूं. पर कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे नहीं पता है कौन से 5 साल के बाद अच्छा करेगी, कौन सी कंपनियां 5 साल के बाद अच्छा नहीं करेगी, मुझे नहीं पता है एज अ कॉमन मैन. तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो पता होना चाहिए कि ये बैंक है बहुत अच्छा कर रही है, वो ग्रो होगी, ये कंपनी है बहुत अच्छा कर. अगर आपको उसकी समझ है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में लगाइए, राइट? इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगाइए. पर अगर आपको पता नहीं है कि 5 साल के बाद कौन सी कंपनी अच्छा करेगी और कौन सी कंपनी अच्छा नहीं करेगी, या कौन सी कंपनी के आज के शेयर के भाव ही बढ़ गए हैं, अगर आपको वो सब टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इट इज बेटर टू गिव मनी. इससे बेटर है कि आप पैसा दो किसी को जिसको इसकी समझ है और जो आपके लिए पैसा लगाए. तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? आज महंगाई बीट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी इन्वेस्ट इन इक्विटी. पर अगर इक्विटी का नॉलेज ना हो
तो म्यूचुअल फंड को दे दो, वो सबके पैसे इकट्ठा करता है, वो आपसे पैसा लेगा, वो इनसे पैसे लेगा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों से वो पैसा लेता है और फिर मार्केट में जाके इन्वेस्ट करता है। तो जो आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा नॉलेज आपसे ज्यादा होता है, तो इट इज बेटर टू ऑपरेट थ्रू देम एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। 5 साल 7 साल 5 साल में देश अच्छा करेगा, ये कंपनी अच्छा करेगी, कंपनी अच्छा करेगी तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा करेगा। दैट इज द ब्रॉड फिलोसफी। अभी कहने का मतलब है कि अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो बेस्ट तरीका इक्विटी है, और अगर समझ में आता है तो कर डालो, और नहीं आता तो म्यूचुअल फंड आपकी हेल्प करने के लिए है। अगर आपको लगता है मेरे से बेटर ये लोग समझ सकते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में चले जाना चाहिए। तो अब एक आम आदमी अपने लेवल पे जो रिसर्च करता है वो तो इधर उधर से पूछ पाछ के करता है। अब एक म्यूचुअल फंड के पास, जिसके पास इतना पैसा है, इतनी नॉलेज है, वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पर्दे के पीछे क्या चलता है? जैसे अब 5,000 कंपनियां स्टॉक मार्केट में है, तो उसमें से आप कैसे कंपनी सिलेक्ट करते हैं, किन क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से कब इन्वेस्ट करते हैं, उस पे आपकी फिलोसॉफी या बैकग्राउंड वर्किंग क्या रहती है, इस पे थोड़ा सा आप please guide कीजिए। मैं ये क्षेत्र में जो काम कर रहा हूँ, 17 साल से मैं ये कंपनी में ही हूँ। तो ये कंपनी जब चला रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके वो बहुत स्मार्ट होते हैं, राइट। सो एक तरफ है हमारा कॉमन मैन जो इन्वेस्ट करता है, और दूसरी तरफ है ये बहुत सुपर स्मार्ट लोग हैं जो कॉमन सेंस यूज करके इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, हमारा रिसर्च बेस होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हूँ। इधर हमारे मेरा एक माय यूएसपी एज अ सीईओ इज दैट आई, मेरे साथ जो काम करते हैं जो लोग, वो मेरे से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, राइट। मेरी क्षमता क्या है कि मैं मेरे से कहीं ज़्यादा स्मार्ट लोगों को रिक्रूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी ब्रांड के पीछे हूँ। मेरे पास आईसीआईसीआई ब्रांड है, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन, सो आई एम सेइंग, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका उद्देश्य ये होता है कि अच्छे अच्छे लोगों को रिक्रूट करो। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव, और मेरे लोगों को भी मैं बोलता हूँ, आपके अंडर जो लोग लो ना, वो आपसे स्मार्टर लो, right? So if we are blessed that we are working in a brand where people are very excited to come and work for this brand. It is very easy for us to recruit smart people, because आज मैं कोई MBA इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और बोलता हूँ तो ICICI को उतने लोग मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, टॉप लोग मिल जाते हैं। तो मेरा एक है कि हमने हमारे नीचे लोग लगाए, तो एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, तो वो उसका काम है इन्वेस्ट करना। CIO इज फंड मैनेजर सेम डिफरेंट? तो CIO सबका बॉस होता है। तो 7 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ मैनेज करने के लिए बहुत सारे फंड मैनेजर होते हैं। वो सारे फंड, वो लोग सब फंड मैनेज करते हैं, वो सारे लोगों का बॉस होता है, उसको चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बोलते हैं। तो एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, उसके नीचे बहुत सारे फंड मैनेजर है, और उसके नीचे भी बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं। तो हर एनालिस्ट एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से लेते हैं, हम IIM जिसको बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेते हैं। तो टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टॉप MBA को हम रिसर्च करने के लिए हर 25, 27, 30 साल के लड़की को हम लोग रिसर्च करने के लिए बोलते हैं। हर एक के पास 25 कंपनी वो ट्रैक करता है। उसका काम है साल में ये 25 कंपनी सुबह क्या करती है, दोपहर क्या करती है, कंटिन्यूस वो लोग ट्रैक करते रहते हैं वो 25 कंपनी को। तो उस तरह से वो लोग ध्यान से ट्रैक करते हैं ये कंपनी के इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है, और वो लोग अपना रिसर्च फंड मैनेजर को उपलब्ध करते हैं। फंड मैनेजर को ये सारी, तो 5,000 कंपनी है मार्केट में समझो, उसमें से ICICI के रिसर्च एनालिस्ट है, उन्होंने 500 कंपनी से चूज की है। ये 5,000 कंपनी में से हमको लगता है ये 500 क्या देखते हैं वो लोग पहले देखते हैं आदमी कौन है इसके पीछे, ये धंधे के पीछे आदमी कौन है। वो लोग देखते हैं ये इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, तो इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, वो लोगों का नॉलेज होना चाहिए। तो इंडस्ट्री ठीक है, आदमी ठीक है, फिर कंपनी देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक है कि नहीं, कंपनी का मार्केट ठीक है कि नहीं, कंपनी का पोटेंशियल क्या है। इंडस्ट्री का पोटेंशियल है तो कंपनी बढ़ सकती है, अगर इंडस्ट्री का पोटेंशियल ही नहीं है तो कंपनी बढ़ नहीं सकती है। तो हम इंडस्ट्री का पोटेंशियल देते हैं, कंपनी का पोटेंशियल देखते हैं, वो सारा 5,000 में से रिसर्च कर करके ICICI प्रूडेंशियल 500 कंपनीज ट्रैक करती है। तो ये 500 कंपनी हम बहुत स्ट्रांगली ट्रैक करते हैं और उन पे अपने व्यू देते हैं कि 3 साल के बाद इसका प्रॉफिट क्या होगा। ये 500 सारी 5,000 कंपनी हम रिसर्च नहीं करते, 5,000 में से जो 500 चुनी हुई है उसमें हम रिसर्च करते हैं कि ये कंपनी का 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अर्निंग कितना होगा, और अगर उसका अर्निंग 3 या 5 साल के बाद इतना होगा तो उसका शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, आज उसका शेयर का प्राइस कितना है, और दोनों में अगर फर्क है और अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है
तो फिर वो फंड मैनेजर को रेकमेंड करते हैं कि ये 500 में से इतनी कंपनीज आप ले सकते हो। फंड मैनेजर तो ये एनालिस्ट होते हैं, वो बहुत सारे यंग लोग होते हैं। हम्म, फंड मैनेजर स्लाइटली ओल्डर होते हैं, जिनको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो, राइट। जनरली फंड मैनेजर, एनालिस्ट यंग लोगों को बहुत सारे नए नए आइडियाज आता है, क्यूरियोसिटी भी होती है उनमें। क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, उनके बायसेस कम होते हैं। यंग हाँ। लोगों के, ये लोग दिमाग खुला होता है, वो लोग खुला, नया नया सोचने की काबिलियत नए लोगों में होती है, पुराने लोगों में बायसेस होते हैं। तो हमारे फंड मैनेजर शायद 10-15 साल का एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके बायसेस होते हैं। पर जब ये यंग लड़का आता है या यंग लड़की जब रेकमेंड करती है, उसको तो बायस नहीं है, राइट, वो तो नया सीख रही है। तो हम नए भी यंग लोग भी रखते हैं जो लेट 20s अर्ली 30s में होते हैं, और फंड मैनेजर होते हैं शायद वो लेट 30s अर्ली 40s में होता है, राइट। दैट इज द मिक्स दैट वी कीप। सो दे कम अप विद लॉट्स ऑफ स्टॉक आइडियाज। द फंड मैनेजर डिसाइड्स कि ये 500 स्टॉक में से ये लोग ने बोला है ये 150 स्टॉक ठीक है खरीदने के लिए, उसमें से कौन से 30 स्टॉक में मेरे फंड में डालूं, ये फंड मैनेजर का चॉइस होता है। उसको नेसेसरी नहीं है जो एनालिस्ट बोले वही करे, वो अलग व्यू भी। तो कंपनी में बहुत सारे अलग अलग, तो ऐसे हमारे कंपनी में 40-50 जन है, एनालिस्ट, फंड मैनेजर, सीईओ सब मिला के, वो बैठ के डिसाइड करते हैं हर एक फंड में कितना पैसा जाए, कौन से स्टॉक्स जाएंगे। क्या बात। तो अगर मैं समरी इसको करूँ कि 5000 कंपनी है, आपने उसका एनालिसिस 3 बेसिस पे किया कि सेक्टर कैसा ग्रो करेगा आगे जाके, और उसके बाद प्रमोटर कैसा है, उसके बाद कंपनी कैसी है। ये 3 चीज़ देख के आपको लगा कि यार 4500 कंपनियों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, 500 कंपनियों पे ज़्यादा जोर है। उन 500 कंपनियों का रेगुलर बेसिस पे एनालिस्ट काम करते हैं, उनमें उनको लगता है कि यार ये 500 में से 200 कंपनियां ऐसी है जिनका अगले 3 साल 5 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और फंड मैनेजर को रिकमेंड करते हैं, फिर वो अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे उसमें इन्वेस्ट कर देता है। तो ऑब्वियसली सर जो आपने बताया, मैं भी इसको ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने लेवल की रिसर्च, इतनी डीप रिसर्च और इतना टेक्निकल से एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। वो तो अखबार देखता है, टीवी देखता है, पड़ोसी से पूछता है, जो बोलता है वो कर देता है। तो इसीलिए शायद उसकी रिटर्न में और म्यूचुअल फंड की रिटर्न में थोड़ा फर्क देखो दिखता है। अभी ये और मार्केट better है। में ना, अभी ये मार्केट में आप कहीं भी करो, लास्ट 1 साल में जो माहौल बना है, राइट, आज सब लोग सोच रहे हैं वो लोग एक्सपर्ट है। वो सर एक डायलॉग आता है कि नहीं, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। हाँ, तो अभी सबको लग रहा है अपुनिच भगवान है। एक्चुअली दैट इज ट्रू। मैंने 1992 का फेज देखा है, मैंने 2000 का फेज देखा है, तो हर 5-7 साल में 2007 तक जो हुआ है वो देखा है। तो एक फेज आता है जब हर आदमी सोचता है वो एक्सपर्ट है। सो एक व्हाट फेमस सेइंग है, यू विल नो हु स्विमिंग नेकेड व्हेन द टाइड टर्न्स डाउन, राइट। अभी तो सब लोग सोचते हैं वो एक्सपर्ट है, जब करेक्शन आएगा, और हमने इतना पेन देखा है, जब करेक्शन आता है ना आदमी भाग जाता है। अभी इतने नए नए लोग आ रहे हैं, पर वो करेक्ट मेथड से आ रहे हैं कि नहीं मार्केट में। ये पॉडकास्ट आपके साथ बात करें क्योंकि आपका इतना ज़्यादा फॉलोइंग है, आपका इतना ज़्यादा कनेक्ट है, तो आपके साथ बात करने का मेरा उद्देश्य ये है कि कॉमन मैन के तक पहुंचाना है कि इन्वेस्ट करना अगर आपको समझ है कंपनी की, तो ही आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कीजिए। किसी पड़ोसी ने बोला, क्योंकि उसने पड़ोसी ने और किसी ने बोला और किसी ने बोला और किसी ने बोला, और फिर हम देखते हैं अल्टीमेटली बॉम्बे में या दिल्ली में या जयपुर में कोई शार्क बैठा है जो पहले खुद ले लेता है, फिर ये खबर घुमाता है कि ये अच्छा है अच्छा है अच्छा है, और फिर सब लोग खरीदने लगते हैं, फिर वो अपना शेयर बेच देता है, राइट। तो यही हो रहा है, और ये होने, तो हमारा उद्देश्य है कि आपके साथ बात करें और लोगों को डराना है, हाँ। राइट। डर लोगों को कि संभाल के कीजिए पैसे। इन्वेस्टिंग का पहला मंत्र है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। कितने सही बात। पैसे बनते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं। आज आपको लगता है कि हम सब एक्सपर्ट हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मार्केट, आप प्लीज, अगर आपने लास्ट 1 साल में पैसे बनाए हैं तो देख लीजिए कि मार्केट ने पैसे बना के दिए हैं या आपकी एक्सपर्टाइज ने पैसे बनाए। आपने अगर नेबर से सुन के पैसे कुछ ले लिया है और वो बढ़ गया है, तो उसमें आपकी कोई कोर एक्सपर्टाइज नहीं है, आपका लक है, और लक भी बहुत बड़ा काम करता है इन्वेस्टमेंट में। सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज। हमारा एक काम ये भी होता है, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के लोग भी होते हैं जो फंड में, ये मैंने आपको पूरी जो मशीनरी बोली, उनके चेक करने के लिए एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लगाया है, राइट। कि ये लोग तो ठीक है ना, ये लोग तो कुछ गलती नहीं कर रहे, उसके लिए भी लोग होते हैं। हमें हाँ। यही एक सवाल, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि जैसे एक इंडिविजुअल भी रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहता है, करता है, उसमें भी 10 कॉल लेता है, 2-4-5 गलत हो जाता है, लेकिन एवरेज आउट कर लेता है। तो ये गलती म्यूचुअल फंड में ना हो, उसके लिए आप क्या मैकेनिज्म करते हैं? तो अभी आपने जस्ट बताया कि रिस्क मैनेजमेंट, और मैं जैसा आपकी रिसर्च कर रहा था, जो आपकी सबसे बड़ी यूएसपी मैं बोलूंगा, या सबसे बड़ा जो बाजार में आपका ब्रांड है, वो यही ब्रांड है
कि आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी यही है कि यार पैसा चाहे कम बन जाएगा लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे, और जब आप सोचते हो कि नुकसान नहीं होने देंगे, पैसा तो बन ही जाता है। See, consistently, if you see the number of days market goes up and the number of days market goes down, there are the so अगर आप देखें तो अगर आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी हो, दो तरीके से पैसे बन सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं लाइफ में पैसे बनाने के, तो दो तरीके से पैसे बन सकते हैं। या तो मार्केट जितना भी जाता है आप उससे ज़्यादा बिट करो। अगर मार्केट ऊपर लास्ट ईयर में 30% ऊपर गया है, 25% लास्ट ईयर में ऊपर गया है, तो आपने 30% ऊपर गए कि नहीं, ये एक पहला सवाल है, राइट? दैट इज वन वे ऑफ मेकिंग मनी। दूसरा मेथड है कि मार्केट अगर गिरता है तो आप मार्केट से कम गिरो, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ डेज द मार्केट गोज अप एंड द नंबर ऑफ डेज द मार्केट कम्स डाउन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम, राइट? अगर आप 5 साल देखो, 10 साल देखो, 15 साल देखो, तो दो तरीके से पैसे, या तो आप मार्केट से ज़्यादा बढ़ो या तो आप मार्केट से कम गिरो। मुझे लगता है अगर आपकी फिलोसॉफी है कि मैं मार्केट से कम गिरूंगा ना, तो एंड नंबर ऑफ डेज आर बोथ द सेम, तो मैथमेटिकली सोचो, राइट? तो ये इसमें बहुत कम रिस्क लगता है। आप अगर ऐसी स्ट्रेटेजी हो आपकी कि आप मार्केट से कम गिरते हो, राइट, तो यू विल मेक मोर मनी बिकॉज और यू माइट इवन मेक स्लाइटली लेसर मनी, बट द रिस्क दैट यू आर टेकिंग टू मेक द मनी इज वेरी लेस। तो हमारे उसमें एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न करके है कि आपने पैसा तो बनाया, कितनी रिस्क लेके आपने पैसा बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे वहाँ ये पूरा मैंने आपको तामझाम बोला कि एनालिस्ट होता है, फंड मैनेजर होता है, CIO होता है, उन सब पे चेक रखने के लिए, राइट, एक अलग डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। वो हर बंदे को क्वेश्चन करता है, राइट, कि तू ये क्यों कर रहा है, तूने ये बोला, अभी क्या होएगा? तो उसका काम है फंड मैनेजर को पे चेक एंड बैलेंस रखना, डेविल्स एडवोकेट काइंड ऑफ। हाँ, तो वो जाके सब सवाल हो, तूने ये किया तो क्यों किया, लिख के बता मेरे को, लिख के 4 पॉइंट बोल। फिर 1 महीने के बाद वापस उसको बताएगा कि तूने ये बोला था, देख अभी ये हुआ, तो अभी तेरे को बेचना है। तो वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है फंड में। सो आई थिंक इन लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट लूज मनी, राइट? बहुत बहुत तकलीफ से पैसे बनाए, बहुत मेहनत करके लोगों ने पैसे बनाए। जब हमारे पास उनके पैसे आते हैं, हमारा पहला ये होता है कि लाइफ में किसी का नुकसान कम से कम कैसे हो, क्योंकि शेयर बाजार ऊपर जाता है, नीचे भी जाता है। अगर आपने 30% अपने ऊपर जाते हुए दिखा है, वो नीचे जाते भी दिखेगा, राइट? हम बहुत लकी है कि हम इंडिया में है कि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाके भी। सो दैट वी आर वेरी लकी, वी आर इन अ ग्रोथ कंट्री एंड विल रिमेन इन अ ग्रोथ कंट्री। मेरा कैरियर हो या आपका कैरियर हो, इट्स अ ग्रोइंग कंट्री 10 साल के बाद। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। मेरे जैसा आदमी भी तनख्वाह में इतना पैसा नहीं बना सकता था, राइट? पैसा मार्केट, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे, या तो खुद का बिजनेस करो और उसमें से पैसे बनाओ। अगर खुद का बिजनेस नहीं करते हो तो अनिवार्य है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही होगा, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इन्वेस्ट द राइट वे इन इक्विटी। तो कुल मिला के जो आपका मंत्र है कि भाई अगर इन्फ्लेशन बीट करना है तो बिजनेस या तो खुद का हो या किसी और के बिजनेस में आपका हिस्सा हो, और किसी और के बिजनेस में हिस्सा बनेगा इक्विटी से। और एक चीज़ जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग कही, वॉरेन बफेट एक चीज़ कहते हैं, भाई अपन देसी भाषा में अगर अपन कहते हैं भारत में कि भाई पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, बिना पैसे पैसा कैसे कमाओगे, और वो पैसा जो तुम बाजार में लेके आए थे वही तुमने खो दिया, तो तुमने तुम्हारी कमाने की कैपेसिटी भी खो दी अल्टीमेटली। तो ठीक है, सब परफेक्ट है। तो जैसा अपन ने बात की इक्विटी, तो एक इक्विटी का एक और जो मैं बोलूँगा नेमेसिस है कि भाई जिसमें जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि यार इक्विटी में बनेगा वेल्थ, कुछ लोग कहते हैं नहीं इक्विटी में तो रिस्क है लेकिन वेल्थ बनेगा रियल स्टेट में। तो रियल स्टेट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इक्विटी से वेल्थ बनाई है, या ऐसी स्टोरीज थोड़ी कम देखने को मिली है, पर रियल स्टेट ने से वेल्थ बनाई है वो स्टोरी आपको हर गली मोहल्ले गांव में देखने को मिल जाती है। वहाँ पे आप कौन से सिटी में हो उसके ऊपर है। बम्बई में आपको ज्यादा लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि इक्विटी से मिलता है, हाँ, राइट? और वो कहाँ से हो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर टियर 2, 3, 4, 5 की बात करूंगा तो वो रियल स्टेट पे ही ज्यादा लैंड से। सो हर एसेट क्लास ठीक है, ऐसा कोई गलती, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल सकता हूँ कि इक्विटी इज अ सुपीरियर एसेट क्लास देन वी आर इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एवरी एसेट क्लास विल ग्रो। बट बिफोर वी गेट इनटू रियल एस्टेट और नॉन रियल एस्टेट, विल गो इनटू रियल एस्टेट, बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, कोई भी एसेट क्लास में वॉलेटिलिटी होगी। तो वॉलेटिलिटी यानी जो नीचे, ऊपर और नीचे जाता रहता है। इक्विटी में आपको रोज पता चलता है मार्केट ऊपर है कि नीचे है, रियल एस्टेट में पता नहीं चलता है, राइट? क्योंकि मार्केट जब नीचे जाता है, और इक्विटी में भी आप वही स्टोरी सुनते हो जो लोग सुनाते हैं आपको। एक साइकोलॉजी है और वो प्रूवन साइकोलॉजी है। मैं जो भी आपको बोलूंगा ना, वो यूएस में ये सब का रिसर्च हुआ है।
लोग अपने सक्सेस है, अगर किसी ने 10 स्टॉक खरीदे उसमें से 3 अच्छे किए और 7 अच्छे नहीं किए, वो सबको जाके साइकोलॉजिकली वो 3 स्टॉक की बात करता है. दैट इज वन. सेकेंड थिंग, यू शुड कम इनटू इक्विटी ओनली इफ यू कैन टेक वॉलेटिलिटी. भारत में रिस्क, इक्विटी में रिस्क तो है ही, राइट. रिस्क किसका है मेरे हिसाब से, इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज ग्रोइंग एट 11-12%, रिस्क इज इन वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी यानी जो उतार चढ़ाव होता है. पर लकीली वी आर इन अ कंट्री लाइक इंडिया जिसमें उतार होगा पर उतार के बाद चढ़ाव आता ही है. मैंने लास्ट 30 साल में देखा है कंसिस्टेंटली. आप लंबे टाइम पे देखो ना तो मार्केट ने 13% रिटर्न दिया है. लास्ट 10 साल देख लो, लास्ट 20 साल देख लो, लास्ट 30 साल देख लो, 12 to 13% रिटर्न. जो इंडिया का नॉमिनल ग्रोथ है वही शेयर मार्केट का रिटर्न होता है. कोई साल में 30% आ जाता है तो फिर अगले साल में नहीं आता है रिटर्न, राइट. ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, बैलेंस आउट कर लेता है, बैलेंस आउट हो जाता है. अल्टीमेटली जो कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ है वही आना है. वो या तो इक्विटी हो या तो रियल एस्टेट हो, अल्टीमेटली कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ आएगा सबके पास, राइट. बिकॉज दैट्स द वे द इकोनॉमी ऑपरेट्स. रियल एस्टेट इज ऑल्सो गुड एसेट क्लास, राइट. 2003 से 2013 तक लोगों ने बहुत पैसे बनाए थे रियल एस्टेट में. फिर 6-7 साल पर उसकी साइकिल लंबी चलती है. इक्विटी में क्या है, रोज आपको ऊपर नीचे होता है, राइट. 3 महीने में आपने 3 टॉप देख लेते हो, आप 3 बॉटम भी देख लेते हो. रियल एस्टेट में क्या होता है, आपने 2005 से 2013 एक तरफ का ऊपर जाते हुए देखा. फिर 2013 से 2021 तक मार्केट सो गया था. रियल एस्टेट मार्केट 2013 में जो दाम थे वही अगर आपके नेबर ने क्या किया उस हिसाब से आप देखेंगे और उसने पैसे बना लिए, उसके बाद आप इक्विटी में डालोगे तो भी पैसे नहीं बनेंगे और रियल एस्टेट में डालोगे तो भी पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि एप्रिसिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है. आप महंगा कुछ भी खरीदोगे तो आप पैसे नहीं बनाओगे, whether it's the equity or real estate. So real estate class is not a problem at all. Real estate is a good asset class. One should be diversified into real estate also. But I believe that equity leads to companies making, जितना आप equity में डालते हो उतना कंपनी ज़्यादा धंधा कर सकती है. तो वो प्रोडक्टिव एसेट क्लास है, तो उससे प्रोडक्टिविटी कंट्री की बढ़ती है. तो वो एसेट क्लास लंबे टाइम पे थोड़ा बेटर करेगा रियल एस्टेट से. पर आपको जिसकी समझ है उसमें लगाइए. अगर आपको रियल एस्टेट का समझ है तो आप रियल एस्टेट में लगाइए, वो भी बुरा नहीं है. पर आपका नेबर ने रियल एस्टेट में पैसा बना लिया, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो रियल एस्टेट में भी पैसे नहीं बनेंगे. देखा देखी नहीं करनी चाहिए. मैं जो बिजनेस में हूँ, मुझे बहुत रईस लोग मिलते हैं ये धंधे में, और बहुत सेल्फ मेड लोग जिन्होंने खुद पैसा बनाया वैसा मिलते हैं. मैंने एक ही चीज देखा है, हर सक्सेसफुल आदमी या हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल फाइनेंसमैन और इन्वेस्टमेंट पर्सन, उनका एक है, वो लोग भीड़ के साथ नहीं चलते, वो लोग अलग चलते, राइट. वो उसको हम इन्वेस्टिंग में बोलते हैं कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग. सो दिस आर द पीपल हु हैव देयर ओन, दे आर नॉट ट्रेमेंडसली, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा. आई डोंट थिंक दे आर ट्रेमेंडसली इंटेलिजेंट पीपल. उनका आईक्यू लेवल्स उतना हाई नहीं हो. ज्यादा आईक्यू लेवल और ज्यादा पैसा बनना कोरिलेशन नहीं है, राइट. इनफैक्ट इट माइट बी नेगेटिव कोरिलेशन बट पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है. कॉमन सेंस सेम. पर एक चीज का बहुत मैंने देखा है, कॉमन सेंस और हाई नेटवर्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन है. तो मैंने देखा है ये सारे लोग हैं ना, कॉमन सेंसिकल अप्रोच रखते हैं और भीड़ के साथ नहीं चलते, वो अपना खुद का थॉट रखते हैं. और जब भीड़ बेचती, और मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग में हम इसको बोलते हैं टेक्निकल में कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग. दुनिया अगर सब एक्स करती है तो आप वाई कीजिए, जब दुनिया खरीदती है तो आप बेचिए, जब दुनिया बेचती है तो आप खरीदिए. वही लोग पैसा बनाते हैं. सीरियस पैसा, थोड़ा बहुत पैसा सब बना लेते हैं, राइट. पर सीरियस पैसा जो बनाते हैं वो लोग हैं जो दुनिया से अलग चलते हैं. वॉरेन बफे ने भी शायद इसको कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग को ऐसे बोला कि जब दुनिया लालच कर रही हो तुम डर जाओ, और जब दुनिया डर रही हो तो तुम लालच कर लो. ये अगर किसी ने, मैं जब मेरे बेटे यंग है, 23-25 साल के, उनको मैं यही बोलता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में और नेक्स्ट 30 साल में, मेरी लाइफ में भी हुआ ये और ये तुम्हारी लाइफ में 30 साल में अगर आप इन्वेस्टिंग में हो तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी. 5 बार मार्केट एकदम पागल टॉप पे जाएगा और 5 बार नीचे जाएगा. आपके पास कितना वेल्थ है ना, आपने कौन सी डिग्री ली है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ने वाला है. पर ये समय जब आएगा, जब मार्केट बॉटम होगा और मार्केट टॉप पे होगा, तब आप कैसा बिहेव करते हो ना, उस पर आपका वेल्थ डिसाइड होएगा. जब 2020 में कोरोना के बाद मार्केट 28,000 पे पहुंच गया था, तभी आप में से कितने दर्शकों ने खरीदा था?
आपका पॉडकास्ट जो देख रहे हैं उनको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है। सबको दिख रहा था इंडिया खत्म हो जाने वाला था, अप्रैल 2020 में क्या इंडिया खत्म हो जाने वाला था? एक बीमारी आई थी, मार्केट 50% डाउन था। तभी अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया था और अभी आप बोल रहे हैं मैं लास्ट 1-2 साल से कर रहा हूं और मैं एक्सपर्ट हूं, तो माफ कीजिए आप एक्सपर्ट नहीं थे। तभी जिसने 2020 में अप्रैल में, तो 1992 में नहीं जा रहा हूं मैं, 2000 में नहीं जा रहा हूं मैं, 2007 में नहीं था मैं, 2008 में नहीं था। मुझे पता है हर 5 साल में एक बार सॉलिड बाइंग मौका मिलता है, राइट? जब सारे फॉरेनर बेच रहे थे, इंडिया में डर होता है। जब डर मैक्सिमम होता है तब आप में से कितने लोगों ने खरीदा है, और जब डर चला जाता है और यूफोरिया आ जाता है तभी आपने कितना बेच दिया है। उस पे ही आपका फ्यूचर डिसाइड है। फ्यूचर वेल्थ इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। मेरे बेटों का फ्यूचर वेल्थ इस पे डिसाइड होगा कि जो 5 मंदी आएगी और 5 तेजी आएगी तब वो लोग कैसा बिहेव करते हैं। वो लोग उल्टा बिहेव करते हैं कि नहीं करते। तो सर इस समय तो मान लो तेजी चल रही है, मार्केट भाग रहा है, तो इस समय क्या बुकिंग करनी चाहिए, निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर? तो मतलब बाय दिस लॉजिक अभी सब खरीद रहे हैं। हाँ, सो जो सब खरीदते हैं वो खरीद के फायदा डेफिनेटली नहीं है, ओके। राइट? सो हम हमारे फंड में भी वो देखते हैं कि एक है इंडिया कैसा करेगा। अगर सब मिड कैप स्मॉल कैप खरीदते हैं तो आप मिड कैप स्मॉल कैप अभी नहीं खरीद सकते हो क्योंकि बहुत महंगा है, राइट? सो अभी टाइम है कि मिड कैप और लार्ज कैप में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं और जो छोटी कंपनी है उसको हम मिड कैप स्मॉल कैप बोलते हैं। तो लास्ट 1 साल में क्या हुआ है, लार्ज कैप ने 23% रिटर्न दे दिया या 24% रिटर्न दे दिया, मिड कैप ने 50% रिटर्न दे दिया। तो बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है मिड कैप स्मॉल कैप ने। तो इट इज बेटर दैट अभी मिड कैप स्मॉल कैप से निकल जाइए। लार्ज कैप उतना महंगा है पर उतना महंगा नहीं है, इंडिया का पोटेंशियल भी है। तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूं अगर आपके दर्शकों लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें और मिड कैप स्मॉल कैप से निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे अनावश्यक तेजी है, मतलब बहुत, और रिस्क भी आप कितना ले रहे हो, राइट? लार्ज कैप में क्या होता है, जब हमारे 2 इन्वेस्टर है, एक है फॉरेन इन्वेस्टर, एक है इंडियन इन्वेस्टर। इंडियन इन्वेस्टर इमोशन पे जा रहा है, राइट? कि अभी इलेक्शन है, सरकार आ जाएगी जो बिजनेस फ्रेंडली होगी, अगर वैसा होगा तो बिजनेसेस बहुत बढ़ेंगे। तो अपना लोग बहुत ही एक्साइटेड है। आज बूम पीरियड चल रहा है इंडिया में, राइट? दुनिया में कई देर नहीं चल रहा है, इंडिया में। और हमारे इन्वेस्टर्स बहुत खुश है, उन्होंने लास्ट 1 साल में इतने पैसे बना लिए। तो क्योंकि हमारे इन्वेस्टर बहुत खुश है, उनको और पैसा डालना है, राइट? वेदर यू लाइक इट और नॉट, पीपल लुक एट पास्ट रिटर्न्स एंड कम इन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर इन्वेस्टर्स टेक अ ब्रीथ एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट एंड अंडरस्टैंड कि ये बहुत बढ़ गया है स्मॉल कैप मिड कैप, मैं उसमें निकल के लार्ज कैप में चला जाता हूँ। शायद मिड कैप ने अगर बना भी लिया तो रिस्क बहुत ज्यादा है, तो अपने को उतनी रिस्क नहीं लेनी है। कैपिटल साफ हो जाएगी जैसा आपने कहा, वो रिस्क क्यों लेनी है? और लार्ज कैप में क्या होता है, जब इंडियन बहुत जोर में होता है ना तो फॉरेनर बेच देता है। तो फॉरेनर बेचता रहता है, फॉरेनरों ने काफी बेचा है, तो लार्ज कैप बैलेंस हो जाता है। हमारी तेजी और बाहर से मंदी जो आती है उससे बैलेंस हो जाता है लार्ज कैप, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में कोई बैलेंस ही नहीं है। तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत भाग गया है और लार्ज कैप इतना भागा नहीं है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने को अगर चाहिए तो इट इज बेस्ट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप्स टुडे रादर देन इन्वेस्टिंग इन मिड कैप स्मॉल कैप्स टुडे। एक और असेट क्लास है सर गोल्ड, उस पर भी चर्चा करें। आपकी क्या फिलोसफी गोल्ड में इन्वेस्ट, गोल्ड कैसी एसेट है, उस पर आपके ओपिनियन, एंड इन्वेस्ट करें तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? हम कभी इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं गोल्ड इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये कंट्री के लिए उतना लाभदायक नहीं है कंट्री के लिए। पर लोग इंडिया में लोग गोल्ड एक्चुअली लोग इन्फ्लेशन उनको पता है कि नहीं पता है। मेरी मदर इन लॉ गोल्ड में वो बहुत खुश थी कि उन्होंने 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले उन्होंने पैसे डाले थे। क्यों वो लोग खुश होते हैं? क्योंकि दैट इज द वे दे बीट इन्फ्लेशन, जब वो गोल्ड का दाम देखते हैं। सो गोल्ड इज अ ब्यूटिफुल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, दैट आई कंप्लीटली एग्री। बट एट ICICI Prudential we think we should promote things which are good for the country, right? So equity में इन्वेस्ट करने कंट्री का भी लाभ है, इंडिविजुअल का भी लाभ है। गोल्ड में हम पॉजिटिव है, राइट? टू बी फ्रैंक, गोल्ड में हम पॉजिटिव है। हमारे फंड्स में भी, जब आप, हमारा एक फंड है ICICI Prudential मल्टी एसेट फंड, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इक्विटी भी लेते हैं, गोल्ड सिल्वर भी लेते हैं। सिल्वर में भी हम पॉजिटिव है, तो गोल्ड और सिल्वर भी लेते हैं, हम डेट भी लेते हैं। तो हम कस्टमर का वॉलेटिलिटी कम करने को देखते हैं। ये जो मतलब लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं वो तो ठीक नहीं है शायद। सरकार ने भी बहुत अच्छी स्कीम निकाली, फॉरगेट ICICI Prudential। नहीं, अगर मैं उस पे व्यू नहीं देता हूँ
फिजिकल गोल्ड जिसको चाहिए, अगर उनको ज्वेलरी के लिए चाहिए और उनको लगता है कि ज्वेलरी के लिए चाहिए तो वो यूज कर सकते हैं अगर उनके पास पैसे है। पर जब इन्वेस्ट करते हैं, सरकार की भी बहुत अच्छी स्कीम है जिसपे 2.5% रिटर्न भी मिलता है, SGP जो SGP है, तो वो अच्छी स्कीम है अगर आपको। पर एक्चुअली गोल्ड में मैं कैसे देखता हूँ मालूम है, हर एक कंट्री का, हर एक इंडिविजुअल का एक एलोकेशन होता है कि अगर मेरे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से मैं 5 रुपया या 10 रुपया मैं गोल्ड सिल्वर में डाल देता हूँ। इट्स ऑल अबाउट एलोकेशन कि 100 में से मेरे को कितना पैसा कितना डालना है, तो जो भी आपका एलोकेशन है उतना आपने गोल्ड में किया। तो गोल्ड के ETF मिलते हैं, राइट, गोल्ड ETF होते हैं, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF होता है, आप डायरेक्टली वो खरीद सकते हो, राइट, या गोल्ड के फंड भी होते हैं तो वो गोल्ड फंड खरीद सकते हो, या अगर आप मल्टी एसेट फंड खरीद लेते हो तो उसमें आपको सब मिल जाता है, इक्विटी भी मिल जाता है, गोल्ड भी मिल जाता है, डेट भी मिल जाता है। सर अगर मैं जैसे पूछूं कि बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं कि कोई बंदा है जो अभी मात्र 2,000 रुपए की SIP करा रहा है, साल के 25,000 इन्वेस्ट करता है, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए? प्लस एक बंदा है जो 20,000 रुपए की SIP कराता है, 2,000 या वो 2.5 लाख 20,000 करा में रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज वो वॉलेटिलिटी, कितना इक्विटी होना चाहिए इज बेस्ड ऑन आपका माइंडसेट क्या है, कितना वॉलेटिल है। मैं ऐसे 85 ईयर ओल्ड को भी जानता हूं मैं जो 100% इक्विटी में, क्योंकि उसको मजा आता है। मैं खुद एज एन इंडिविजुअल आई एम 90% इनटू इक्विटी ऑलवेज, राइट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरा पोर्टफोलियो कल 20% गिर जाता है मैं शांति से सोऊंगा, राइट, मुझे पता है कि इंडिया ग्रो ही होने वाला है, तो विद 90% इक्विटी एलोकेशन मैं शांति से सो सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है, राइट, उसको मैं ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करने देता है क्योंकि उसकी नींद उड़ जाती है जब पैसे उसके। और इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करोगे तो वॉलेटिलिटी तो आएगी, ICICI प्रूडेंशियल के साथ भी इन्वेस्ट करोगे तो भी वॉलेटिलिटी तो आएगी, आपका पोर्टफोलियो का दाम कम हो सकता है। अगर मार्केट 20% गिरता है तो म्यूचुअल फंड भी 15% गिरेंगे, राइट, वो मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि हम इतने सारे लोग लगाए हैं तो मार्केट गिरेगा, हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम है कि हमको मार्केट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देने का है, पर अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर स्लेव्स ऑफ द मार्केट। मार्केट के आगे किसी की नहीं चलती। तो कौन कितना पैसा इक्विटी में लगाता है, दैट इज बेस्ड ओनली ऑन हाउ मच वॉलेटिलिटी देन ही कैन टेक। अगर मेरा मानो तो रियल एस्टेट में भी वॉलेटिलिटी आती ही है, पर लोगों को रियल एस्टेट की वॉलेटिलिटी दिखती नहीं है क्योंकि उसमें रोज का मार्केट नहीं है ना, और एक लिक्विडिटी भी नहीं है। मान लो मुझे लिक्विडिटी लग रहा नहीं है है। बेकार है, बेच दूं तो बिकना भी नहीं है इधर उस तो टाइम क्या है, पे। अगर आपको म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसे चाहिए तो कल आज आप रिडेम्पशन करोगे, कल पैसे मिल जाएंगे। तो आई एम तो वेरी क्लियर दैट रियल एस्टेट में भी वॉलेटिलिटी होगी, इक्विटी में भी वॉलेटिलिटी होगी। आपकी वॉलेटिलिटी लेने की क्षमता कितनी है वो देखना। मेरे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शायद आपने दे दिया। मैं खुद सोचता था, जैसे मैं पर्सनली सोचता हूँ कि मुझे इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे पूरा भरोसा है कि इंडिया तो फटेगा। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं 100% पोर्टफोलियो क्यों ना इक्विटी में रखूँ। मैं कहता है क्यों गोल्ड में डाइवर्सिफाई करें, क्यों डेट करें, क्यों ये करें, क्यों रियल एस्टेट करें। मैं तो 100% अगर लगा दूँ। तो कई लोग कहते हैं यार रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना। मैं कहता हूँ कि रिस्क है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, मे बी 2-3 साल का, लेकिन अगर मैं 10 साल तक भूल रहा हूँ उस चीज को लेके तो कोई रिस्क ही नहीं है, तो बनेगा ही बनेगा। इट कुड बी राइट। तो हम दोनों वही बताते रहे हैं, एज वी बोथ आर द एंड हमारे दोनों का इंडिविजुअल का पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी वही बोलता है। जो हम बात कर रहे हैं वो हमने एग्जीक्यूट भी किया है कि मेरे को तो कोई 90% के ऊपर मेरा हमेशा से लास्ट 31 ईयर्स हो गया मेरी पहली सैलरी से, लास्ट 31 ईयर्स से मोर देन 90% आई एम ऑलवेज इन इक्विटी, बिकॉज वॉलेटिलिटी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दाम कम हो गए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर किसी को फर्क पड़ता है तो उसको मिक्स करना चाहिए, अगर नहीं फर्क पड़ता है तो इक्विटी जैसा एसेट क्लास नहीं। एक जैसे सर आपने एक इंडिविजुअल के लिए सजेशन दिया कि जब बाजार में ये 5 तेजी 5 मंदी आती है उस समय कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग करेगा तो वेल्थ जबरदस्त बना लेगा। तो अपन सेम काम अपने जैसे अब ये जो 2008 में क्राइसिस आया था, 2000 में आया था, भी कोरोना में आया था, सो क्या माहौल था अपने एज ए फंड में, ICICI प्रूडेंशियल में, म्यूचुअल फंड में आपने क्या स्टेप्स लिए, क्या एक्शंस लिए, हाउ इट वर्कड? मेरे को है ना तभी स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ कोडेड है, राइट, सब कुछ फॉर्मूला में डाला हुआ है। हमको देखना है कि हमारे इमोशंस हमारे फंड को इफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो हर एक फंड का एक दायरा है, हर एक फंड को पता है क्या करने का। हमारा आई विल गिव यू एग्जांपल, आज से 12, 13, 15 साल पहले हम एक स्कीम प्रमोट कर रहे थे, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। वो क्या करता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वे बेच देता है और मार्केट नीचे जाता है तो वो खरीदता है। तो आज मार्केट ऊपर गया होगा तो वो फंड ने बेचा होगा। तो जब कोरोना हिट हुआ था
तभी वो 78% इक्विटी में चला गया था वो फंड, राइट? क्योंकि मेरे को नहीं डिसाइड करने का था, क्योंकि तभी मैं भी इमोशंस में बह रहा था। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न वही आदमी बनाता है जो इमोशन से अफेक्ट नहीं होता है। इमोशनलेस इक्विटी इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही पैसे बनते हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये फंड ने अपने आप इक्विटी में बढ़ा दिया। जैसे जैसे मार्केट कम होते गया वो इक्विटी में बढ़ाता गया। तो जब मार्केट नीचे आके 28,000 पे आ गया था तभी वो 78% इक्विटी में था, और आज जब हम बात कर रहे हैं वो 35% इक्विटी में होगा, राइट? सो अपने आप एडजस्ट करता रहता है, तो उसमें इमोशन नहीं लगता। तो हमने है ना हर फंड का एक दायरा बना दिया है कि तू ये कर सकता है, और वो मेरे रिस्क मैनेजर को दे दिया है और मेरे फंड मैनेजर को दे दिया है। दोनों को ये फंड इतना ये कर सकता है, ये फंड ये कर सकता है, हर फंड अलग है। और मल्टी एसेट फंड इतना इक्विटी में डाल सकता है, इतना गोल्ड में डाल सकता है, इतना सिल्वर में डाल सकता है, इतना डेट में, वो प्री डिफाइंड है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द मार्केट। इफ द मार्केट गोज अप, द इक्विटी लेवल विल गो डाउन एंड debt level will go up. If the gold prices go down, the gold level will go up. If the silver prices go down, the silver vis-a-vis gold. So हर एक का रिलेटिव एडवांटेज, सब एसेट क्लास अच्छे हैं, जैसे मैंने बोला रियल एस्टेट भी अच्छा है, गोल्ड भी अच्छा है, सिल्वर भी सबका एडवांटेज लेते हैं, कुछ नहीं कब का टाइम कब अच्छा है वो फॉर्मूलाज डिसाइड करते हैं। ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल, एवरी फंड मैनेजर इज ऑल्सो इमोशनल, राइट? सो धंधे में इमोशन नहीं चलता है, राइट? तो धंधे में से इमोशन निकालने के लिए, इन्वेस्टिंग में से इमोशन निकालने के लिए प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज लगा दिए, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम। तो जब आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, समझो आपके सामने एल्गोरिदम चल रहा है, राइट? तो देयर आर शार्क सिटिंग इन द मार्केट हु हैव देयर एल्गोरिदम्स। उन्होंने सारी ह्यूमन ब्रेन को है ना एक फॉर्मूला में कन्वर्ट की है। हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन को कितनी हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करें, और इसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। गॉट इट। व्यापार टू सीईओ करके हम कोर्स रन करते हैं, तो हम बिजनेसमैन को ये कहते हैं कि आपका बिजनेस तब स्केल करेगा जब सिस्टम एंड प्रोसेसेस होंगे। बराबर। तो आपने सिस्टम एंड प्रोसेस डाल दिए तो इमोशन उसमें से बाहर हो गया। जिसको वॉलेटिलिटी पसंद है उसको आप अपना कौन सा फंड पर्टिकुलर रिकमेंड करेंगे, और जिसको नहीं पसंद है, जो नहीं झेल सकता, जो थोड़ा रिस्क फ्री रहना चाहता है, उसको आप कौन सा फंड रिकमेंड करेंगे आपके आईसीआईसी के अंडर ही? सो हमारा एक फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल। इफ देयर इज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, हम एग्रेशन से बात करते हैं, जिसका एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आदमी ने ऑलरेडी इक्विटी में कितना डाला है। तो अगर उसको एक एग्रेसिव फंड, डिपेंडिंग ऑन दैट, वो एडवाइजर इज द बेस्ट गाय टू एडवाइज हिम ऑन दैट, बट डिपेंडिंग ऑन दैट आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड करके है। वो क्या करता है, मेरा फंड मैनेजर अनुमान लगाता है कि कौन से सेक्टर अच्छे चलेंगे। लाइक अभी फंड मैनेजर को लगता है, उसके फंड मैनेजर को, कि इंडिया में रियल एस्टेट बहुत अच्छा चलेगा। तो रियल एस्टेट अच्छा चलेगा तो सीमेंट इंडस्ट्री अच्छा चलेगा, स्टील इंडस्ट्री अच्छा चलेगा, बैंक्स अच्छा चलेंगे। तो उसके रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है वो उसमें इन्वेस्ट करता है। उसको लगता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अच्छा चलेगी, इंडिया में नई फैक्ट्री लगेगी। नई फैक्ट्री लगाने तो सबको एक बॉयलर चाहिए रहेगा, तो जो कंपनी बॉयलर बनाती है उसमें जाके इन्वेस्ट करो। सो एनीथिंग रिलेटेड टू दोस्तों वो डिसाइड करता है कौन से। हमारा एक मानना है कि धंधे में साइकिल होता है, हर धंधे में साइकिल होता है। तो आप वो बिजनेसेस पकड़िए जिनका अपवर्ड साइकिल आने वाला है। तो हमको लगता है रियल एस्टेट में, हमको लगता है कैपिटल गुड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी है, ये सारा उसका एक साइकिल आने वाला है। तो जिस साइकिल की उम्मीद है हमको, उस साइकिल में इन्वेस्ट करते हो। सो दैट इज एन एग्रेसिव फंड। इफ पीपल आर इन्वेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे वांट अ रिलेटिवली 100% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, तो हमारे एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड करके है। वो केवल टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो आजकल जो माहौल है मार्केट में, जितना मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ा हुआ है, मेरे हिसाब से बड़ी कंपनी में ही लगाना चाहिए। तो इफ यू आर वेरी एग्रेसिव, आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। इफ यू आर एग्रेसिव, देन आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इफ यू आर लेस, यू वांट कंफर्टेबल स्लीप, देन आईसीआईसी। फिर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे फंड है जिसमें 65% इक्विटी है, 35% इक्विटी है, 10% इक्विटी है, जितना एग्रेशन चाहिए उतना। तो तीसरा फंड जो जिसको पैसे गंवाने नहीं है, तो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। उसका अराउंड 55% इक्विटी में होगा, उसका अराउंड 13 to 15% गोल्ड सिल्वर में होगा, और उसका बाकी का 30% डेट में होगा। सो इक्विटी में जो वॉलेटिलिटी आएगी वो डेट एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट? प्लस आपको गोल्ड सिल्वर का रेट, तो उसमें और कम एग्रेशन है। और सबसे कम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें केवल 35% इक्विटी होगा और बाकी आर्बिट्राज और डेट होगा।
सो डिपेंडिंग ऑन, तो एक एडवाइस सबके लिए एप्लीकेबल। मैं अगर आज दिन में 4 आदमी को मिलूँ ना, मैं उसको 4 अलग बोलूंगा, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन देना है भैया तेरे लिए क्या ठीक है, तेरी वॉलेटिलिटी लेने की क्षमता कितनी है, तेरा ऑलरेडी इक्विटी में कितना है, तेरा आउटलुक क्या है, उसके हिसाब से मैं तेरे को फंड दूंगा। तो ये 4 मैंने बोल दिए इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन: आईसीसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट, आईसीसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज। ग्रेट सर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कि अगर अभी एक व्यूअर जो देख रहा है उसके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, अब वो कह रहा है कि सर एमएफ म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी आपकी भी स्कीम्स है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज भी है, तो वो कह रहे हैं कि वाई शुड आई गिव माई 1 लाख रुपीज टू आईसीआईसीआई, व्हाट इज द यूएसपी कि भैया ये बाकी पीयर्स से आप कैसे डिफरेंट हो? नहीं, बहुत सारी कंपनियां अच्छी है मार्केट में, ये सब अच्छे हैं, पर व्हाई यू आर, देखो कोई भी म्यूचुअल फंड में डालो, मेरा एक फिलोसॉफी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप पहले इक्विटी में आ जाए, राइट? अगर इक्विटी में नहीं हो तो इक्विटी में आना इंपॉर्टेंट है, राइट? और देश की उन्नति में आपका हिस्सा लेना इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद फंड कैसे सिलेक्ट करें, इतने सारे फंड है। मैं खुद को लोगों को बोलता हूँ कि ऐसी कंपनी लो जहाँ सबसे अच्छे लोग काम करें, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली लोग ही आपके पैसे मैनेज करने हैं। तो लोग अच्छे, ये कंपनी की क्षमता होनी चाहिए, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि बेस्ट लोग उधर काम करने के लिए रेडी हो। सेकंड है, हमारा 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ये बताता है कि हमारे वहाँ प्रोसेसेस है, राइट? अल्टीमेटली देयर इज अ मशीनरी विच इज वर्किंग। हमारा मशीनरी हमारे लोग चलाते हैं, पर देयर आर प्रोसेसेस विच आर सेट विच मेक मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों आईसीआईसीआई इतने सालों से पैसा बना रहा है? क्योंकि एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस लोग है पर प्रोसेस भी है। तो एवरी बिजनेस इज, एक मैं चीज समझ गया हूँ लाइफ में, प्रोडक्ट होता है, प्रोसेस होता है, पीपल। प्रोडक्ट, प्रोसेस, पीपल, 3 P's बोलते हैं उसको। तो वो 3 P's होता है, प्रोडक्ट, प्रोसेस, पीपल। सो आईसीआईसीआई हैज द एबिलिटी टू रिक्रूट गुड पीपल, आईसीआईसीआई हैज गॉट स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस, and ICICI has got very good products. So all the product in the markets are there with ICICI. और देखो, एक म्यूचुअल फंड itself goes and invest in 40 stocks. ये डाइवर्सिफिकेशन का स्टोरी हमने बहुत चलाया है, पर एक सिंगल म्यूचुअल फंड, वन ऑफ द बिगेस्ट गाइज इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, he is investing with me only in one fund, right? He does not invest in the second fund also. मैंने उनको बोला सर ये फंड भी, मेरे पास बहुत सारे फंड है। बोलते क्यों, जरूरत क्या है, राइट? एक म्यूचुअल फंड जब मैं खरीदता हूं तो मेरे को एक साथ 40 स्टॉक मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज डाइवर्सिफिकेशन। तो ओवर से डाइवर्सिफिकेशन करके मतलब नहीं है, तो बोलते एक फंड लिया काफी। अच्छा सर, अभी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बात, जैसे भी आपने इंडिया की उन्नति की बात की, तो पिछले 10 सालों में इंडिया में बहुत जबरदस्त चेंजेस हुए हैं, और आपको क्या लगता है कौन से 2-3 मेजर चेंजेस थे जिसकी वजह से इंडिया में ग्रोथ स्टोरी बनी है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगले 5 साल में, 10 साल में इंडिया, देखो सब जने जानते हैं कि इंडिया बढ़ेगा, इंडिया सुपर पावर भी बनेगा, आप इंडिया, भारत सोने की चिड़िया वापस बनने वाला है। क्या मेजर थीम्स अगले 5 साल 10 साल की रहेगी कि यार ये 2-3 थीम है, इसकी वजह से बनेगा, और इस थीम में अगर अपन ने इन्वेस्ट किया तो फिर तो पैसा बनना ही बनना है? हमको देखना है, आपने बोला 10 साल में क्या हुआ है, क्या हम अच्छा कर रहे हैं। हमने 2-3 चेंजेस अच्छे किए हैं कंट्री में। एक है ये जो पूरा जीएसटी जो किया है, उससे पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर इज डूइंग बेटर एंड बेटर। जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे उनको टैक्स भरना पड़ता है, तो जिनका धंधा था केवल टैक्स की चोरी करने, उनके धंधे स्लो हो गए या बंद हो गए, राइट? सो जीएसटी इज अ वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड। दूसरा, रियल एस्टेट को स्ट्रक्चर करने के लिए रेरा अच्छा लगा दिया है। सो बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज अगर कोई बैंक से पैसा ले तो उसको पैसा वापस देना बहुत जरूरी है, राइट? इंडिविजुअल भी हो या कॉर्पोरेट भी हो, अगर कॉर्पोरेट ने पैसा वापस नहीं दिया तो उसकी नीलामी हो जाएगी। जब मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग करता था आज से 25 साल पहले, तो लोग आके बोल के जाते थे, ले ले यार मेरी फैक्ट्री, क्या है, ले ले ये चाबी, ले फैक्ट्री की, ले ले। उसको पता है बैंकर कुछ नहीं कर सकता था। अभी जो कानून में बदलाव आया है लास्ट 10 साल से, अभी सबको पता है अगर पैसे बैंक के नहीं दिए तो बैंक खत्म कर देगी उसको। तो ये 3 चेंजेस जो बहुत बड़े हुए हैं, उससे बिजनेस एनवायरनमेंट इज वे बेटर टुडे देन व्हाट इट वाज अर्लियर, राइट? तो दिस 3 फंडामेंटल चेंजेस आर हैपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसके जो लाभ होने वाले हैं, मुझे लगता है अभी आगे जाके, एक देश को बनाने में बहुत साल लगते हैं। आई थिंक इनिशियल काम अच्छा हुआ है, राइट? इकोनॉमिकली हमको जो लास्ट 10 साल से हो रहा है, ठीक हो रहा है कंट्री में, राइट? इकोनॉमिकली हमको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कोई आर्बिट डिसीजन, अगर हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ा भी देते हैं तो फिर
देखते हैं धीरे 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 सबसे दुनिया में सबसे बेस्ट हमने हैंडल किया है कोरोना का सिचुएशन में। जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंडिया ने रखा है, वी हैव नॉट गॉन ओवरबोर्ड। हमने लोगों को खाने के लिए दे दिया था, पर हमने फाइनेंशियली वी हैव नॉट गॉन so much overboard as the rest of the world has. So today we are in a situation when government finances are good. Government के finances ठीक है, corporate के finances भी ठीक है, corporate strong है, bank strong है। तो ये मैंने मेरी लाइफ के 30 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि गवर्नमेंट फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है, कॉर्पोरेट्स ने ज़्यादा बोरिंग किए ही नहीं है, इंडिविजुअल्स का और बैंक्स भी बहुत स्ट्रांग है हमारी, सारे एनपीए राइट ऑफ हो गए हैं और इंडिविजुअल्स भी इंडिया में इतने ओवर लिवरेज नहीं है। सो आई थिंक एक सुनहरा टाइम आने वाला है, राइट? इट्स अ गुड टाइम वेयर इंडिया कैन ग्रो वेल। वी आर नॉट चाइना, वी आर नॉट सडनली गोइंग टू ग्रो एट क्रेजी रेट्स, राइट? वी आर स्टेबल। जितना मेरा कैरियर तो छोड़ो, जितना आपका कैरियर है आगे, वो कैरियर 20 साल की स्टोरी है अभी इंडिया, राइट? So we should be very comfortable. We should not worry if our portfolio goes down 10% and all, क्योंकि हम सब ये जो सारे चेंजेस कंट्री में हुए हैं, मुझे लगता है एनीथिंग रिलेटेड टू इंडिया में अर्बनाइजेशन की स्टोरी चलेगी। अगर आप इंडिया और चाइना को कंपेयर कीजिए, 1980 में इंडिया में इतने ही लोग रूरल में थे जितने चाइना में थे। लास्ट 40 साल में क्या हुआ है, 130 करोड़ लोग दोनों के पास है, पर चाइना ने 90 करोड़ लोग उसके सिटीज में है और 40 करोड़ लोग अभी रूरल में बचे। इंडिया में एग्जैक्टली उल्टा है, 40 करोड़ लोग सिटीज में, 90 करोड़ लोग रूरल में है। जो चाइना में लास्ट 40 साल में हुआ है, इंडिया में नेक्स्ट 40 साल में होगा। तो मुझे लगता है अर्बनाइजेशन इज द थीम विच विल गो ऑन एंड ऑन फॉर ईयर्स। ज्यादा जो हमारे छोटे सिटीज है वो बड़े होते, देखो छोटे सिटीज में एक्सपोजर देखो आप, यू आर द बेटर। 10 साल में पूरा जयपुर बदल गया हमारा। हमारे पे मुझे याद है 2002-2003 में एक मॉल बना था पहला, वो भी 3 फ्लोर 4 फ्लोर का था। जयपुर तो मेट्रो है। जयपुर की बात छोड़िए, आप आपके राजस्थान में जो छोटे टाउन्स है वो देखिए, वो टाउन सिटीज बनते ही जा रहा है बड़े। वो हर सिटी, आप साउथ में बहुत अच्छा किया है। साउथ में अभी हैदराबाद इज अ बिग मेट्रो सिटी नाउ, बेंगलोर इज अ बिग मेट्रो सिटी, चेन्नई इज अ बिग मेट्रो सिटी। पहले बॉम्बे और दिल्ली थे, राइट? अभी बॉम्बे से साउथ अच्छा कर रहा है, राइट? सो देयर आर ट्रेंड्स दैट आर हैपनिंग। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ सिटीज विल कम इन इंडिया। अगर आगे जाके क्या होगा, इंडिया में बहुत सारे सिटीज हो जाएंगे, बड़े बड़े सिटीज बड़े होते हैं, आपके छोटे सिटीज सब बड़े होंगे। तो अर्बनाइजेशन इज अ थीम दैट विल प्ले। हमको देखना है मकान बढ़ने चाहिए, मकान के दाम नहीं बढ़ने चाहिए उतने। सो एफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, राइट? सो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मकान के दाम इतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने मकान बढ़ रहे हैं। तो मकान बहुत बनेंगे सबके लिए, घर बहुत, और जैसे ही घर बनेंगे तो घर के अंदर वॉशिंग मशीन चाहिए रहेगा, घर के अंदर फैन चाहिए रहेगा, घर के अंदर चूल्हा चाहिए रहेगा, तो सारा कंजम्पशन इंडिया का बढ़ेगा, राइट? उसके लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी। सो आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी, वी हैव नॉट डन एनीथिंग स्टूपिड। हमने हमारे पैसे बहुत ठीक से इकोनॉमी ठीक से मैनेज की है, और वो इकोनॉमी जो ठीक से मैनेज की है उसका जो ग्रोथ मोमेंटम आएगा वो नेक्स्ट एक डिकेड में दिखेगा अपने को, राइट? सो मैं आज आपको इन्वेस्ट इसलिए करने बोल रहा हूँ, 10 साल का सोच के कीजिए, राइट? 10 साल का ओरिएंटेशन लेके कीजिए, मेरे हिसाब से अच्छा होगा। और तो आई बिलीव कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग था लास्ट 10 साल से, लास्ट 20 साल से वो चाइना झेल रहा है। डिस्पाइट चाइना, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज सर्वाइव्ड, राइट? नाउ जो सर्वाइव किए वो प्रॉस्पर होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है कि चाइना के बियॉन्ड हर एक कंट्री से हम खरीदे, राइट? चाइना +1 भी चल रहा है। चाइना +1 जो स्टोरी बोल रहे हैं, पर अगर आज आप कोई भी कॉर्पोरेट को पूछो, उसको ज्यादा इंक्वायरीज बाहर से आ रही है। यूरोप में, अमेरिका में हर आदमी सोच रहा है कि मैं बियॉन्ड चाइना +1 करूं, तो हमारी कंपनियों ने आज तक उतना बेनिफिट नहीं लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रेवोल्यूशन हो जाएगा, पर ये मैं बोल रहा हूँ कि हमारी कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है। सो अनदर थिंग दैट आई विल फोकस ऑन इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और प्राइवेट सेक्टर को वी कैन सी द मोमेंटम कमिंग इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैं मेरी पूरे कैरियर में मुझे नहीं देखा था। लास्ट 25 साल से मुझे नहीं दिखा है इंडिया, जब से मैंने कैरियर चालू किया है मुझे नहीं देखा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में जो एक जोश है अभी, राइट? सो दैट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट, I believe private sector banks are also a very good investment story, right? Their balance sheets are squeaky clean. अभी तक हम लोगों ने उतने बोरो नहीं किए जितना वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है, पर ये होता ही जाएगा। हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है।
आई थिंक दुनिया का सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम है अपना, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स एंड ऑल. ये सबका बेनिफिट फाइनेंशियल्स को मिलेगा. सो आई बिलीव फाइनेंशियल्स, आई बिलीव मैन्युफैक्चरिंग, एंड आई बिलीव एनीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट, सीमेंट, स्टील, एवरीथिंग विल डू वेल इन. ग्रेट ग्रेट. तो सर अब थोड़ा सा पर्सनल इस पे आते हैं, क्योंकि आपने इतना सक्सेसफुल एम्पायर संभाल रहे हैं, तो बाकी लोग आपसे व्यक्तिगत भी सीखें. आपका टिपिकल डे एज अ पर्सन क्या रहता है? आपका मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल ऑफिस में कैसे क्या मैनेज करते हैं? व्हाट्स योर टिपिकल डे? मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ. मैं 4:30-5 को उठ जाता हूँ. तो 5 से 7 मेरे को अपने खुद के लिए टाइम मिलता है, राइट. मेरे पेरेंट्स आर इन देयर 80s, सो 7 से 9 उनके साथ टाइम जाता है. फिर ऑफिस आता हूँ. ऑफिस में मेरे लोगों, फर्स्ट हाफ आई मीट विथ माई पीपल, सेकेंड हाफ आफ्टर लंच आई एम आउटसाइड द कंपनी. तो आपके इंटरव्यू के बाद भी मैं बाहर चले जाऊँगा. ग्रेट. जैसे अभी मैं एक नेक्स्ट सवाल का आंसर शायद इसी सवाल में आ गया कि अब वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस पे बहुत डिबेट चलती है. नारायण मूर्ति जी कहते हैं 70 आवर वर्क वीक होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, लाइफ को भी देखना चाहिए. तो समटाइम्स मतलब आप कभी स्ट्रेस फील करते हैं क्या? एंड अगर करते हैं तो अनवाइंड कैसे करते हैं, या आप नहीं भी करते तो कोई करता है तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भैया ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए? देखो, मुझे लगता है मेरी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस, मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में, पर मेरे को लगता है मेरी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ही है. आई कैन जब मुझे जरूरत है तभी मैं पूरा 24 घंटा फैमिली को देता हूँ, और जब जरूरत है तब 24 घंटा कंपनी को देता हूँ. तो सर एक मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी? क्योंकि पैसे को लेके मुझे लगता है पैसा वही बना सकता है जिसका पैसे से रिलेशनशिप अच्छा हो. जैसे इंडिया में बहुत समय तक बच्चों में हमको बचपन से एक ही चीज का पैसा बहुत बुरी चीज है, ये पैसे वाले ऐसे होते हैं. और मेरे को जब थोड़ा एक सर्टेन लेवल पे आके पता चला कि नहीं यार, पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, तो पैसे को अच्छी मानोगे तभी तो आएगा. तो पैसे को लेके आपका रिलेशनशिप क्या है? मतलब व्हाट इज मनी टू यू? मनी की क्या पैसा इंपॉर्टेंस है? थोड़ा एक एवरेज पैसा जरूरी है, उसके बाद उसका उतना मायना नहीं रहता है, Okay. राइट. अगर पर बेसिक्स आर वेरी एसेंशियल, राइट. सो इतनी पोजीशन पे पहुंच जाओ कि बोल सको कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या बात है. हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो क्योंकि बहुत लोग पूरी लाइफ निकल जाती है स्ट्रगल करते करते. सो वो पोजीशन पे आ जाना चाहिए जो कि आप बोल सको कि ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. सर मैं नॉर्मली पूछता हूँ कि किसी से कि आपका कोई फेवरेट कोट है तो शेयर कीजिए ऑडियंस से, पर मैं आपसे फेवरेट कोट नॉर्मल वाला नहीं, क्योंकि आप गुजराती है, तो कोई गुजराती या मारवाड़ी ऐसा कोट जो है ना, जो पुरानी हमारी इंटेलिजेंस है, कुछ ऐसा गुजराती या मारवाड़ी कोट जिसको आप फॉलो करते हैं यार, ये चीज लाइफ प्रिंसिपल है वैल्यूज में? नहीं, मेरी वैल्यू सिस्टम में मेरे डैड के रूम में एक होता था, हाँ. और गुजराती कोट है, जरूरती ओछी એટલે दुख ओछा. ओके. हाँ, जितनी जरूरत कम है उतना दुख कम है, अच्छा. राइट. तो दैट इज हिज फिलोसॉफी, सो दैट इज द फिलोसॉफी दैट आई आल्सो. जिसकी जरूरतें कम है वही सिंघम है. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर अभी पॉडकास्ट के मंथ की तरफ चल रहे हैं, तो जो भी बडिंग इन्वेस्टर है, दो कैटेगरी से बात कर रहे हैं अपन. एक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस समय, उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं? और जो व्यक्ति सोच रहा है कि यार मैं इन्वेस्ट करूं ना करूं, या अब मैं अगली सैलरी आने वाली है, 1 तारीख को सैलरी आएगी एंड फर्स्ट टाइम एवर आई विल बी इन्वेस्टिंग, उसको आपके क्या सजेशन है कि भाई ये 2-3 चीजें इन्वेस्टिंग की दुनिया में याद रखना, ये 2 चीज हमेशा करना, ये 2 चीज बिल्कुल मत करना? राइट. सो वन थिंग आई एम वेरी क्लियर, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट भी किए हैं और जो नए आ रहे हैं, आजकल लोग ट्रेडिंग में बहुत घुस गए. सो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम. जीरो सम गेम यानी एक आदमी जब पैसा बनाता है तो दूसरा आदमी का नुकसान होता है सामने. तो ट्रेडिंग में अगर आपने पैसे बना भी लिए हैं तो वो नसीब था, और ये मार्केट का एक ट्रेंड था. अल्टीमेटली तो एक थोड़े लोग, सेबी का भी डेटा है, खाली 11% लोग पैसा बनाते हैं, 89% पैसा गवाते हैं ट्रेडिंग में. सो ट्रेडिंग में अल्टीमेटली 90% चांसेस आप पैसा लूज करोगे. तो अगर आपने बना लिए हैं तो भी इन्वेस्टिंग की तरफ चले जाओ. ट्रेडिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ है. सो प्लीज इन्वेस्ट, डोंट ट्रेड. ट्रेड इज अ जीरो सम गेम एंड देयर आर शार्क्स सिटिंग इन एवरी प्लेस इन द कंट्री. वो शार्क्स आपका, और इवन बियॉन्ड द कंट्री, राइट. आजकल बहुत सारे हेज फंड है जो इंडिया में जो बेवकूफ़ लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके अगेंस्ट मैनेज करने के लिए ही है, राइट. तो वो हेज फंड उसलिए बने हैं कि इंडिया में लोग बहुत अनाप शनाप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उल्टा पोजीशन लो. तो ट्रेडिंग से बच के रहना है. दैट इफ द होल पॉडकास्ट, especially young investors, get into investing, there is a lot of material available online. Learn online and then start investing. Don't lose money. First principle of making money is that you should not lose money. और ट्रेडिंग में पैसे जा सकते हैं, अपने को रिस्क देखना है, और बिना रिस्क देखे अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है. किसी पे भरोसा नहीं करना है, पढ़ना है. हाँ,
किसी के सुनने पे इन्वेस्ट नहीं करना है, खुद का रिसर्च करके। ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, सिंपल थिंग्स। या तो रिसर्च करके खुद इन्वेस्ट करो, या तो रिसर्च करके पता करो कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, पर इन्वेस्ट करना जरूरी है। That's a great podcast. थैंक यू।